पॉलिसी जो है वो चली। और उसके बाद नेशनलिज्म मूवमेंट जिसे प्रमोट करने में ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और अगर बात करें कि भाई नेशनलिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो ओरिजिन का सबसे बड़ा रीजन था ब्रिटिश पॉलिसी। चाहे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हो या जुडिशियल पॉलिसी हो या लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हो, इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट किया। और बात करें कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या थी, तो इसका सिंपल सा मतलब था कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एंड इंडियन पीपल। ये एक तरीके से इंडिया में क्या था, नेशनलिज्म था। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इंडियन और ब्रिटिश पीपल के बीच, इसको लेके, रिसोर्स के लेके। इंडिया में रिसोर्सेस लिमिटेड थे, लेकिन एक तरफ ब्रिटिश चाहते थे कि भाई हम इन रिसोर्सेस का यूज करें अपनी मदरलैंड के लिए। दूसरी तरफ इंडियन लोग चाहते थे नहीं, आप इन रिसोर्सेस का यूज नहीं कर सकते अपनी मदरलैंड के लिए, ये रिसोर्सेस हमारे हैं तो हम इनका यूज करेंगे अपनी मदरलैंड के लिए, ना कि आप लोग यूज करो। इस वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग आई। और इसका एक और रीजन, कुछ ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिन्होंने इंडिया में लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया, जैसे कर्जन। कर्जन एक थे, इनके ऑफिसर वॉयसराय एक तरीके से थे, और इन्होंने क्या किया, बंगाल का डिवीजन किया। और बंगाल के डिवीजन करने का मेन पर्पस था इंडिया में जो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही थी बंगाल में, उसको एक तरीके से खत्म करना। तो 1905 में इन्होंने बंगाल का डिवीजन किया। इस डिवीजन से भी कहीं ना कहीं इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, और हम लोगों ने मिलके इसके खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट चलाया। तो स्वदेशी मूवमेंट भी कहीं ना कहीं इंडिया के नेशनलिज्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म काफी ज्यादा प्रमोट हुआ। हमने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले, अपनी तरफ से बैंक सिस्टम, ये सारी चीजें हम स्वदेशी सिस्टम के थ्रू करेंगे। और हम लोग एक तरीके से नॉन कॉपरेशन करेंगे इसके साथ कि भाई ब्रिटिश गुड्स हम लोग नहीं खरीदेंगे। वही और भी कुछ लोग थे जो थोड़े सप्रेशन वाली पॉलिसी चला रहे थे, जिनमें से एक और पर्सन था लिटन। लिटन जो था, इसने बहुत सारे ऐसे एक्ट लेके आया जिसकी वजह से इंडियन लोगों को काफी ज्यादा लॉस हुआ। जैसे ये लेके आया कि अगर आपको आर्म लेना है, कोई भी वेपन लेना है, तो उसके लिए आप लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये लाइसेंस ज्यादातर किसके लिए लेना पड़ता था, इंडियन लोगों को लेना पड़ता था। इस वजह से भी इंडियन लोगों ने बोला कि भाई हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। और साथ में इसने हमारी लोकल लैंग्वेज में जो हम लोग न्यूज़पेपर निकालते थे, मैगजीन निकालते थे, उस पर भी बैन लगा दिया। बैन लगा दिया है, इंडियन लोग जो भी न्यूज़पेपर या इंडियन लैंग्वेज में जो भी न्यूज़पेपर आता था उससे भी बैन। यहाँ से भी लोगों को पता चला कि ब्रिटिश लोग काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जो ब्रिटिश लैंग्वेज में कहीं ना कहीं लिखे जा रहे हैं उनको अलाउ करते हैं, लेकिन जो इंडियन लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं उनको अलाउ नहीं करते। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो गई थी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग जो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी लेके आए थे, जिसे इंडिया पर इम्पोज भी किया, उसने कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला। और एक और इनका रूलर आएगा जिसका नाम है रिपन। रिपन एक अच्छी पर्सनालिटी है, पॉजिटिव पर्सनालिटी है। ये कुछ ऐसे प्रोविजन लेके आएगा जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन कम हो। कर्जन और लिटन ये दोनों नेगेटिव पर्सनालिटी हैं, लेकिन रिपन पॉजिटिव है। बहुत कम ऐसे वॉयसराय हुए हैं या गवर्नर जनरल हुए हैं ब्रिटिश के जिन्होंने इंडियन लोगों के लिए कुछ किया, उनमें से एक है रिपन। और रिपन ने क्या किया था, एल्बर्ट बिल लेके आया था। एल्बर्ट बिल में जब हम जुडिशियल सिस्टम पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी हमने जाना था। एल्बर्ट बिल में रिपन ने बोला कि भाई हम लोग एक ऐसा एक्ट बनाते हैं जिसमें अब इंडियन लोग भी ब्रिटिश लोग जो है इंडिया में रहते हैं उनका केस सुन सकते हैं। तो इंडियन जज को ब्रिटिश का केस को सुनने का राइट दे दिया।
लेकिन ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगी ब्रिटिश लोगों को और इन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन या व्हाइट मूवमेंट किया। तो इससे भी हमें चीजें क्लियर हो गई कि ब्रिटिश लोग बोलते हैं ना कि भाई हम लोग इक्वालिटी रखते हैं, तो हमें समझ आया कि भैया पहली बात तो ये इक्वालिटी बिल्कुल नहीं रखते, तभी तो ये कर रहे हैं। जब यूरोपियन जज इंडियन लोगों का केस सुन सकता है, तो इंडियन लोग यूरोपियन का केस क्यों नहीं सुन सकता। और एक और चीज हमें पता चली, अगर हम लोग साथ मिलकर यूनाइटेड होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकता है। तो इससे ही हमने अपने नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज्यादा प्रमोट किया कि भाई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं झुकेगा तो हम लोगों को भी फायदा होगा। और कुछ रीजन की बात करें तो ब्रिटिश की लैंड रिवेन्यू पॉलिसी, इनका जो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होता था वो रेवेन्यू से जनरेट होता था। और इनकी लैंड रिवेन्यू पॉलिसी ने, चाहे उसमें जमींदारी सिस्टम हो जिसे हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, या फिर रैयतवाड़ी सिस्टम हो जिसमें एग्रीमेंट क्रिएट किया गया फार्मर के पास, या महालवाड़ी सिस्टम हो जिसमें एग्रीमेंट क्रिएट किया गया मुखिया के पास, प्रधान के पास, ये तीनों जो सिस्टम थे जो इन्होंने चलाए लैंड रिवेन्यू पॉलिसी में, इनका एट द एंड रिजल्ट ये निकला, जो हमारे फार्मर थे उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ, ना तो क्रॉप का अच्छा प्राइस मिला और साथ में ही उनको क्रॉप को उगाने के लिए काफी ज्यादा डेट भी लेना पड़ा। और साथ में ही इन्होंने जो एग्रीकल्चर में एक और पॉलिसी अपनाई, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसने हमारे फार्मरों को काफी ज्यादा मजबूर कर दिया कि वो अब सिर्फ फूड ना उगाए, वो लोग कैश क्रॉप उगाए। और कैश क्रॉप को सारी की जरूरत किसको थी, ब्रिटिश लोगों। टी प्लांटेशन प्रमोट किया, इंडिगो प्रमोट किया, कॉटन प्रमोट किया, ये सारी चीजें ब्रिटिश लोगों के लिए जरूरी थी। ओपीएम भी हम लोगों से उगवाया, तो हमसे फोर्सफुल्ली एक तरीके से ये सारी चीजें करवाई। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई, हमारे देश में फूड शॉर्टेज हुई, पॉवर्टी बढ़ी, हमारी इकोनॉमी का जो बैलेंस था वो भी कहीं ना कहीं बेकार हुआ। और उस वजह से हमारे देश में काफी ज्यादा लोग एक तरीके से फैमाइन आए, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो इससे भी हमारे लोग के दो लोगों के अंदर एक फीलिंग आई कि भाई ये लोग अच्छे नहीं है, और इन लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे देश का काफी ज्यादा लॉस किया है। अगला, जो इन्होंने कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे चैनल इस्टेब्लिश किए थे, कम्युनिकेशन के लिए चाहे इन्होंने ट्रांसपोर्ट के रूप में रेलवे का डेवलपमेंट किया हो, साथ में चाहे इन्होंने एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया हो या पोस्ट सिस्टम डेवलप किया हो, ये सारे जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किए, ये डेवलप किए गए थे कि ब्रिटिश लोगों को फायदा होगा। लेकिन साथ में हमारे लोग भी इन चीजों का थोड़ा बहुत यूज करने लग गए। जो चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब में हो वो भी यूज करते थे, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब में ना वो भी यूज करते थे। इन सारे सिस्टम ने क्या किया, इंडियन लोगों को इंटीग्रेट कर दिया। हम लोगों को पता चलने लगा कि भाई साउथ इंडिया, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल या दिल्ली, इन सब की प्रॉब्लम एक ही है और इन सब का एक ही इनेमी है, वो है ब्रिटिश सिस्टम। जब ये सारी चीजें इन लोगों को पता चली, तब इन लोगों को और समझ आया कि भाई जब हमारा इनेमी एक ही है तो हम आपस में क्यों लड़े, क्यों ना हम लोग साथ में आ जाएं और साथ में मिलकर अपने साथ में लड़े। और यही नेशन की फीलिंग होती है। नेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें वी की फीलिंग आ जाए। वी की फीलिंग किसी भी बेस पे आ सकती है, कॉमन इनेमी के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे, या रिलीजन के बेस पर। तो ये वी की फीलिंग हम लोगों में आई, उसने ही कहीं ना कहीं हमें प्रमोट किया कि हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ अपना कोई एक्शन लें। और हमें दिखाई भी देता है 1857 का रिवॉल्ट हो, या बाद में 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हो, या ट्राइबल मूवमेंट हो, ये लोकल लोकल लेवल पे हुए शुरुआत में, लेकिन धीरे 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 ये लोग नेशनल लेवल का एक मूवमेंट भी तैयार करते थे। और कहीं ना कहीं इसी का रिजल्ट निकलता है कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होना। तो ये हमारे देश में एक तरीके से क्या था, ओरिजिन था। और कई बार बोला जाता है कि हम लोगों ने वेस्टर्न हैमर के थ्रू वेस्टर्न को ही काट दिया। वेस्टर्न हैमर मतलब इन लोगों का एजुकेशन, इन लोगों का एजुकेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन के चैनल, ये वेस्टर्न चीजें हैं।
और इन वेस्टर्न चीजों से हम लोगों में थोड़ा सा फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, डिग्निटी के बारे में, इन सब के बारे में हमारे लोगों को पता चला। तो हमें लगा जब ये सारी चीजें हम बिना इन लोगों के ले सकते हैं तो हमें इन लोगों की जरूरत क्या है। फिर अगला रीजन एक और, हमारे जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थे, इन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई। इन्होंने पहले तो ये बताया कि इंडियन कल्चर कितना ज्यादा ग्रेट है। जब इंडियन कल्चर के बारे में बताया तो इससे कहीं ना कहीं हमें सेल्फ मोटिवेशन मिला कि भाई ब्रिटिश लोग ज्यादा वो नहीं है जो ये बोलते हैं कि व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, आप लोग ब्लैक हो, आप लोग ब्राउन हो, इसलिए आप लोग बैकवर्ड हो। लेकिन हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने साबित कर दिया कि नहीं, हमारा एंशियंट टाइम, मिडिवल टाइम काफी अच्छा रहा है। वो तो ये ब्रिटिश लोग बीच में आ गए, वरना हम वर्ल्ड का काफी ज्यादा जीडीपी हो या वर्ल्ड में हमारा नाम हो काफी ज्यादा फेमस था। इन लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे उस नाम को या हमारी आइडेंटिटी को हम लोगों से छीना है। तो उस आइडेंटिटी को वापस लेने का तरीका है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें करें जिससे कि हमारे दोबारा से सेल्फ रूल स्टेब्लिश हो सके। तो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट जिन्होंने हर कम्युनिटी में, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, जैन हो, जूस हो, इन सब में इन लोगों ने कहीं ना कहीं वो सारी चीजें डेवलप की। और साथ में ही बहुत सारे यूरोपियन लोग, जैसे हमने देखा थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसमें एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट भी जब ये कहेगी कि भाई हाँ भाई इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, तब भी हम लोगों को ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि जब हमारा कल्चर इतना अच्छा है तो फिर हम ब्रिटिश लोगों को ये सारी चीजें क्यों दें। और साथ में ही इस टाइम एक और चीज डेवलप होने लगी, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू क्या हुआ, अब हमारे न्यूज़पेपर, हमारी मैगजीन लोकल गांव के लेवल पर और साथ में ही शहर के भी दूर दूर जो रिमोट एरिया है उनके पास भी हमारे न्यूज़पेपर, हमारी मैगजीन पहुंची। और उनमें बहुत सारे आर्टिकल लिखे होते हैं। उन आर्टिकल को जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता था वो सब लोगों को सुनाता था। लोकल लैंग्वेज में बहुत सारे न्यूज़पेपर चलते थे, संवाद कौम भी हमने देखा। तो ये सारी चीजें जो चलती थी, इससे भी कहीं ना कहीं हमारे देश में नेशनलिज्म का ओरिजिन हुआ। और हम लोग उस लेवल पे पहुंच गए जहां हमें पता चला कि भाई ब्रिटिश लोगों को हराना तो पड़ेगा, और हराने का एक ही तरीका है जब हम लोग साथ में आएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम लोग इनको हरा सकें। अगला जो आता है कि भाई ओरिजिन तो हो गया, ओरिजिन के बाद ये नेशनलिज्म की फीलिंग को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए। जब तक नेशनलिज्म आपका एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा और सब अलग अलग कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे ब्रिटिश लोगों को हराने की, जैसे 1857 का रिवॉल्ट हुआ हो, संथाल रिवॉल्ट हुआ हो, या सन्यासी रिवॉल्ट हुआ हो, ये सारे रिवॉल्ट अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में हुए। इसलिए ब्रिटिश लोगों को इनको सप्रेस करने में काफी ज्यादा हेल्प हुई, उनको कभी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। तो उसके बाद एक और हमारे देश में नेशनलिज्म का सबसे बड़ा वो होता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट जो होती है ये एक तरीके से नेशनलिज्म को और ज्यादा बड़े लेवल पे लेके जाता है। और 1885 में इंडिया में कांग्रेस बनता है। और कांग्रेस का मतलब होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ग्रुप ऑफ पीपल। और ये कांग्रेस की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हुई थी कि नेशनलिज्म की फीलिंग को कैसे प्रमोट किया जाए। और कांग्रेस से पहले कुछ छोटी छोटी लोकल इंस्टीट्यूट हमारे देश में बनने लग गए। बंगाल में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट थे जिनकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसको प्रमोट किया जा रहा था। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, तीसरी तरफ दिल्ली, मद्रास, यहाँ पर भी कुछ इंस्टीट्यूट थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि ये लोग यूनाइटेड नहीं थे, अलग अलग थे, अलग अलग तरीके से डिमांडों को रख रहे थे। गोल सबका एक ही था। तो सबसे पहले हमें कांग्रेस में देखना पड़ता है कि भाई इससे पहले के इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे। बिफोर कांग्रेस, कांग्रेस से पहले वाले, ये आप लोग भी नोट करते जाना। कांग्रेस से पहले वाले इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे। कई बार आप लोगों से इन इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, खासकर एमसीक्यू में। मेंस का क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन एमसीक्यू का क्वेश्चन काफी ज्यादा बनता है कि कांग्रेस से पहले
कौन कौन से इंस्टीट्यूट थे जो इंडिया में थे, जो नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप कर रहे थे। पहला जो हमें दिखता है, एक सोसाइटी जो डेवलप होती है जिसका नाम है बंग भाषा प्रकाशक सभा। प्रकाशक सभा, ये एक सोसाइटी बंग से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बंगाल में स्टैब्लिश हुई होगी, और सबसे पहले ये स्टैब्लिश होती है 1836। ये पहली ऐसी सोसाइटी है जो नेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं हमारे देश में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है या कांग्रेस के खिलाफ जो कैंपेन है उसको लीड करती है। तो बंग भाषक प्रकाशक, प्रकाशक का मतलब होता है पब्लिशर। तो जो भी लोग एक तरीके से इंडिया में कुछ पब्लिश कर रहे थे जिसके थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो, चाहे न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो, उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई। और इसने थोड़ा कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन इंडिया में उस चीज की स्टार्टिंग कर दी जिसकी हमें जरूरत थी, एक प्लेटफॉर्म की थी। फिर उसके बाद बहुत सारे जमींदार जिन्हें काफी लॉस हुआ था ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी से, और ब्रिटिश लोगों ने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में एक और क्लॉज थी, सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज में क्या था, अगर आपने कुछ टाइम पीरियड में इन लोगों को लैंड रेवेन्यू नहीं दिया तो ये आप लोगों से लैंड छीन लेते थे और बोलते थे कि सनसेट क्लॉज होगी और अब आपका जो लैंड है वो हम किसी थर्ड पार्टी को सेल करेंगे। तो इससे ये जमींदार लोग काफी ज्यादा परेशान थे, तो इन्होंने एक अपना एसोसिएशन बनाया 1838 में, जिसे कहते हैं LHA, लैंड होल्डर एसोसिएशन। ये एक सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में बनी, लैंड होल्डर एसोसिएशन। और इसका मेन पर्पस क्या था, जमींदार या लैंड होल्डर जो थे उनकी बातों को रखना। तो जमींदार या लैंड होल्डर के राइटों को प्रोटेक्ट करना, ये इसका पर्पस था। फिर उसके बाद कुछ और फेमस लीडर हुए, उन्होंने 1851 में एक और इंस्टीट्यूशन बनाया। उस इंस्टीट्यूशन का नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये कुछ इंटेलिजेंट लोग थे और जो इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग को लिबरलिज्म के थ्रू चला रहे थे, उन लोगों ने सोसाइटी स्टैब्लिश की, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इसमें कुछ फेमस पर्सनालिटी जो हमारे लिबरलिज्म का पार्ट थी, राधाकांत देव, ये इसमें इन्वॉल्व थे। इन्होंने इस एसोसिएशन के थ्रू बहुत सारी डिमांड भी की। इन लोगों से बोला, ब्रिटिश लोगों से, कि भैया आप लोगों को सॉल्ट पर जो टैक्स लगता है वो हटा देना चाहिए, इंडिजिनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस करना चाहिए, आप लोगों को हमारे लिए कुछ असेंबली स्टार्ट करनी चाहिए, और आप लोग जो पोस्ट पर हम लोगों से एक तरीके से स्टाम्प ड्यूटी लगाते हो उस ड्यूटी को भी कम करना चाहिए। ये सारी चीजें भी इन लोगों ने डिमांड की। और इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन, वो भी काफी ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। ये ज्यादातर एसोसिएशन जो भी अभी आपने देखी है सारी बंगाल में है, लेकिन पहली बार ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसको एस्टेब्लिश करेंगे हमारे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, वो दादा भाई नौरोजी इसको एस्टेब्लिश करेंगे। और ये जो सोसाइटी होगी ये ब्रिटिश के अंदर होगी, मतलब लंदन के पास। और इस सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने का पर्पस जो था दादा भाई नौरोजी का, ये था कि अगर हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश लोगों को ये बताएं कि हमारे देश में ब्रिटिश जो रूलर है वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हम लोगों को सप्रेस करते हैं, तो जब उन लोगों में अवेयरनेस होगी तो हमारे देश में भी कहीं ना कहीं पीसफुल सिस्टम क्रिएट होगा। तो इसके लिए कि भाई ब्रिटिश लोगों को हमारे बारे में बताया जाए कि कैसे हम लोगों को से या ब्रिटिश लोगों का सपोर्ट मिले,
इसके लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया गया और 1866 में हुई। और दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी एक ऐसे पर्सन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्शन जीतकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। तो कई बार इलेक्शन जीते थे क्योंकि वहां पे इंडियन कम्युनिटी भी रहती थी, और जब वो इलेक्शन जीते थे तो उन्हें ये मौका भी मिला कि वो थोड़ी सी भारत की बातें उठा पाए। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था। ऐसा नहीं कि वो बार बार सुनता हो हमारी ये बातें, नहीं, वो उसे जितना लगता था बस उतनी बातें सुनता था। उसके अलावा जो भी वो बातें बोलते थे उन्हें अच्छी नहीं लगती थी और बोलते थे कि ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा। तो ये सारी चीजें उस टाइम चलती थी। पर 1875 में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है इंडियन लीग। शिशिर कुमार घोष, इन्होंने इस लीग को एस्टेब्लिश किया। 1875 इंडियन लीग, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और इसके हेड थे शिशिर कुमार घोष। कुमार घोष, एक बार इनको राइट डाउन जरूर कर लेना आप लोग। सारे इंस्टीट्यूट कब एस्टेब्लिश हुए और एक आध इंपोर्टेंट नेम जिसका है उसका मैं बताता जा रहा हूँ। शिशिर कुमार घोष, ये शिशिर कुमार घोष जी ने इंडियन लीग एस्टेब्लिश की। और लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, ये इसको बोला जाता है कि ये बिल्कुल कांग्रेस से पहले वाली इंस्टीट्यूट थी और इसने वही डिमांड रखी नेशनलिज्म की जो हमारी कांग्रेस ने रखी, या एक तरीके से कहो कांग्रेस के मेंटरशिप इन लोगों ने दी, इंडियन एसोसिएशन के लोगों ने। इसको दो पर्सन ने एस्टेब्लिश किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलके इसे एस्टेब्लिश किया। आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलके इंडियन एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया। और ये इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं इटली के एक लीडर थे मेजनी, उससे काफी ज्यादा इन लोगों ने मोटिवेशन लिया। और उसके बाद इन्होंने लगा कि भाई हमें देश का इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, और ये इंस्टीट्यूशन इन्होंने बना ली। लेकिन इन लोगों ने कुछ डिमांड भी रखी कि भाई पब्लिक को रेडी करना है कैसे हमारे देश में नेशनलिज्म डेवलप किया जाए, साथ में ही हिंदू और मुस्लिम के बीच इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, ये सारी चीजें इनकी, और सिविल सर्विस का इंडिजनाइजेशन कैसे किया जाए। और इन लोगों ने कुछ इंडियन लोगों को कहां पर भेजा, इन लोगों ने कुछ इंडियन लोगों को भेजा ब्रिटिश पार्लियामेंट कि जाइए आप लोग वहां पे हमारी आवाज उठा के जाए। पूरा एक मेंबर का पैनल बनाया और उनको भेजा गया कि जाओ आप लोग और ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप लोग ये सारी चीजें करो। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1885 के कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्यों नहीं इन्वॉल्व थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी फर्स्ट जो उसमें थे उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, और उसका सबसे बड़ा रीजन था 1885 में पैरेलली, जहां एक तरफ बॉम्बे में आप लोगों ने सुना होगा कि भाई पहला इसका सेशन हुआ, दूसरी तरफ बंगाल में इंडियन एसोसिएशन का भी सेशन हो रहा था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन में इन्वॉल्व थे, तो दोनों एक ही टाइम इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। उस टाइम इंडिया में इतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी कि आप लोग बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह, एक तरफ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, दूसरी तरफ वेस्टर्न पार्ट है, तो इस वजह से वो इन्वॉल्व नहीं हो पाए हमारी कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में। कांग्रेस का जो बेस ऐसा माना जाता है, इंडियन एसोसिएशन ने जो भी मॉडल अपनाया वही मॉडल कांग्रेस ने अपनाया, तो उसका एकदम बेस इसने रेडी किया। और जो जो लोग अभी आप लोगों को दिख रहे हैं कि जो फेमस थे, वो सारे लोग किसमें शामिल हो गए, कांग्रेस में शामिल हो गए। शुरुआत में कांग्रेस का जो नाम था
ये हमने लिया था यूएसए से। यूएसए का एक चैम्बर जो है उसका नाम है कांग्रेस। जैसे हमारी पार्लियामेंट को कहा जाता है संसद, यूएसए की कांग्रेस को का यूएसए की जो संसद है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस। तो यूएसए से हमने ये वर्ड लिया कि भाई कांग्रेस एक हमें भी बनानी चाहिए, और इसका नाम शुरुआती स्टेज में था इंडियन नेशनल यूनियन। कांग्रेस नाम होने से पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। और ये जितने भी छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हमने डिस्कस किए, ये सारे इंस्टीट्यूशन बाय एंड लार्ज इसमें इन्वॉल्व हो गए। फिर बाद में जब फर्स्ट सेशन हुआ, तो फर्स्ट सेशन पहले स्टार्ट होना था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग की दिक्कत हो गई। वहां पर प्लेग फैल गया। आप लोगों ने सुना भी होगा, रैट से एक हेल्थ डिजीज फैलती है जिसका नाम है प्लेग। तो प्लेग पुणे में स्टार्ट हुआ, उसके बाद इसके फर्स्ट सेशन को शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में। तो कांग्रेस का फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ कहां पर, बॉम्बे में। और यहीं पर दादा भाई नेहरू जी ने एक रिजोल्यूशन रखा। उन्होंने बोला कि भाई इंडियन नेशनल यूनियन ये थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, क्यों ना इसका नाम कांग्रेस कर दिया जाए। तो उसके बाद इसका नाम 1885 में ही कांग्रेस कर दिया गया और कांग्रेस एस्टेब्लिश हो गया। अब इसका जो हेड था, हमारे सामने चैलेंजेस भी बहुत बड़े थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कांग्रेस बनाएंगे और ब्रिटिश लोग बड़े प्यार से हमसे कहेंगे कि हाँ भाई आओ बनाओ, आप लोगों का स्वागत है। ऐसे ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कांग्रेस का मेन पर्पस है नेशनलिज्म को प्रमोट करना। तो ब्रिटिश लोग आसानी से हमें नेशनलिज्म प्रमोट नहीं करने देंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग किसी का सपोर्ट लें। तो हम लोग शुरुआती स्टेज में एक ब्रिटिश ऑफिसर थे ए ओ ह्यूम, उसका सपोर्ट लेते हैं। और ए ओ ह्यूम को एक तरीके से हमारी जो कांग्रेस बनी उसका फाउंडिंग मेंबर बनाया जाता है। दादा भाई नौरोजी, ये आपने देखे, बोस साहब जी ने देखे, सत्येंद्र कुमार घोष देखे, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेन जो रोल दिया गया है वो दिया गया है ए ओ ह्यूम को। और धीरे धीरे सारी चीजें हम लोग ही कर रहे हैं। और उसका हेड किसे बनाया गया फर्स्ट सेशन का, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ए ओ ह्यूम एक तरीके से सारी चीजें देखते हैं, ब्रिटिश से कोई परमिशन लेनी हो वो सारी चीजें वो देखते हैं। और साथ में ही जो भी हमें प्रॉब्लम होती है उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ए ओ ह्यूम की है। लेकिन इसको लेकर काफी ज्यादा डिबेट भी हुई नेशनल के जो लीडर थे उनके भी। जो लिबरल वाले थे वो बोले कि भाई ए ओ ह्यूम को हमने इसलिए सुना है क्योंकि अगर ब्रिटिश लोग हमें थोड़ा सा भी इम्पैक्ट डालेंगे तो हम लोग किसको सामने कर देंगे, ए ओ ह्यूम को सामने कर देंगे। और ए ह्यूम अगर सामने रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बच जाएंगे। लेकिन वही लाला लाजपत राय, लाल बहादुर जो पाल थे, उन्होंने बोला कि ए ओ ह्यूम का इंडियन नेशनल कांग्रेस में होना, इसका मतलब इसको एस्टेब्लिश करवाया है ब्रिटिश लोगों ने। और एस्टेब्लिश करवाने का एक पर्पज है कि इंडियन लोगों के बारे में हमें सारी बातें पता चल जाए। और जब उनको सारी बातें पता चल जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो लोग हमारे नेशनलिज्म को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने सही नहीं किया, कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों के साथ आप लोगों ने कुछ ना कुछ एग्रीमेंट किया होगा, तभी ये सारी चीजें हो रही है। तो फाउंडर जो है ए ओ ह्यूम और ए ओ ह्यूम, इनका नाम याद रखना, फाउंडर है कांग्रेस के। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है हमारे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये पहले हेड है फर्स्ट सेशन के। हेड व्योमेश चंद्र बनर्जी, मेश चंद्र बैनर्जी। ये बैनर्जी हेड है और पहला सेशन होता है बॉम्बे में। और पहले सेशन में लगभग 72 लोग अटेंड करते हैं इसे।
और यहाँ पर एक तरीके से, और यहीं पर डिबेट की शुरुआत होती है। एक तरफ लिबरल वाले, लिबरल में कुछ लोग थे जैसे दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। दूसरी तरफ गोखले जी भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी और जिन्ना दोनों के गुरु जी थे, ठीक है। इनसे ही उन लोग दोनों ने टीचिंग सीखी, गोपाल कृष्ण गोखले। मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के पापा जी, ये भी इसमें इन्वॉल्व थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। दूसरी तरफ कुछ अदर लोग थे जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट में इन्वॉल्व थे लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट थे और दोनों के थॉट्स में डिफरेंस था। गोल दोनों का एक ही था कि हाँ भाई ब्रिटिश लोगों को हमें हराना है। तो इन दोनों के बीच ही कहीं ना कहीं इधर से लाला लाजपत राय ने बोला कांग्रेस का एस्टेब्लिश मतलब सेफ्टी वॉल थ्योरी, सेफ्टी वॉल थ्योरी इन्होंने दी। और इन्होंने बोला जैसे हम लोग जो प्रेशर कुकर होता है जिसमें खाना बनाते हैं, तो जब उसमें ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो सीटी लगती है। ऐसे ही ब्रिटिश लोगों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट किया और उसके जो फाउंडिंग मेंबर के रूप में एओ ह्यूम को कांग्रेस के अंदर रख दिया। तो जब भी हम लोग कुछ भी डिस्कस करेंगे कांग्रेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो सारी इंफॉर्मेशन एओ ह्यूम जी किसको पहुंचा देंगे, ब्रिटिश लोगों को पहुंचा देंगे, और हमारा नेशनलिज्म जो मूवमेंट है जैसा हम चाहते हैं वैसा डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये एक्सट्रीमिज्म वाले थॉट थे और इन्होंने बोला कांग्रेस कुछ नहीं है, बस फालतू का इंस्टीट्यूशन बनाया है और सारा इसका कंट्रोल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। लेकिन इसके अगेंस्ट लिबरलिज्म वालों ने भी एक थ्योरी दी जिसे प्रोड्यूस किया गोखले जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने एओ ह्यूम का यूज किया है वो इसलिए किया है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ये आपने कंडक्टर इसके बारे में सुना होगा। बोले जैसे अगर किसी के ऊपर लाइट गिरती है या आपके घर में तेज लाइट आ जाए, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ फ्यूज लगाते हैं और वो फ्यूज एक तरीके से आप लोगों को पहले से बचा लेता है, जिससे आपका जो अंदर का सिस्टम है लाइट का उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, वरना आपके घर में आग भी लग सकती है। तो ऐसे ही इन्होंने बोला एओ ह्यूम हमारे लाइटनिंग कंडक्टर है, अगर कांग्रेस पर कुछ भी होगा तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एओ ह्यूम की है कि वो हमें सेव करे शुरुआती स्टेज में, वरना ब्रिटिश लोग हमें, अगर हम लोग खुद इंडिपेंडेंस कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी स्टेब्लिश करेंगे और उसमें बोलेंगे ओपनली कि भैया हम लोग नेशनल फ्रीडम लाते हैं, तो ब्रिटिश लोग हमें ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने ही नहीं देंगे। तो इसके लिए जरूरी है हम किसी ब्रिटिश ऑफिसर का सपोर्ट लें, और एओ ह्यूम काफी ऐसे अच्छे पर्सन हैं जो चाहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट प्रमोट हो। तो हम लोगों ने इसके लिए उसकी सपोर्ट लिया है, वरना ऐसा नहीं कि हम लोग चाहते हैं कि भाई कांग्रेस की सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश के पास जाए। तो और दूसरी बात ये बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश लोगों ने इसको एस्टेब्लिश किया है, ब्रिटिश के पहले से भी इंडिया में बहुत सारी सोसाइटी थी। जैसे हमने देखा इंडियन लीग है, इंडियन एसोसिएशन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, लैंड होल्डर सोसाइटी है। इन सब का रिजल्ट निकला कि हमारी कांग्रेस डेवलप हुई। तो कांग्रेस अचानक ये नहीं कि ब्रिटिश लोगों ने एओ ह्यूम को बुलाया हो और फिर उसके बाद कांग्रेस का डेवलपमेंट हुआ। अगर बात करें कि अगर इन दोनों
थ्योरी में डिस्प्यूट हो तो आपको कौन सी अच्छी माननी है, तो हमें लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी वो अच्छी माननी होती है। उसका रीजन ये होता है, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी काफी ज्यादा जरूरी थी, खासकर स्टार्टिंग फेज में कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर हमारा स्टार्टिंग फेज ही नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती और ब्रिटिश लोग हमको सप्रेस कर देते, और सप्रेस कर देते तो कभी हमें उठने का मौका नहीं मिलता, एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता नेशनल लेवल पे जिसके थ्रू हमारे सारे नेशनल हीरो एक साथ आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर चली। और शुरुआती जो हमारा फेज है नेशनलिज्म मूवमेंट का, कांग्रेस के अंडर आप लोगों को कुछ फेज दिखाई देंगे। शुरुआती फेज 1885 से लेकर 1905 तक, ये वाला जो फेज है 1885 से लेकर 1905 तक, 1905 किसका मतलब बंगाल डिवीजन, ये वाला फेज शुरुआती लिबरलिज्म वाले लीड करेंगे। लिबरलिज्म वालों की कुछ पॉलिसियां हैं, ये लोग जो हमने देखा था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वही वाली पॉलिसी यूज करेंगे। बोलेंगे कि हम लोगों को रिफॉर्म लेवा के लेना है, ब्रिटिश से बोलना है कि सर पेपर लिख के, लेटर लिख के कि सर आप ये सारी चीजें कर दो। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठानी है अपने लोगों को भेजकर। इन लोगों से बोलना है कि भाई इंडिजिनाइजेशन ऑफ सिविलाइजेशन से भी हमारी जो सिविल सर्विस है उसका इंडिजिनाइजेशन कर दो, इंडियन लोगों को भी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व कर लो। और साथ में ही जो अन ब्रिटिश रूल इंडिया में है, ये एक और थ्योरी की बात करते थे कि ब्रिटिश लोग गलत नहीं है। ब्रिटिश लोगों के यहाँ जब हम लंदन में रहते थे तो वहां के लोगों को बहुत सारी राइट थे, उनको फ्रीडम थी कि वो कहीं भी जा सकते थे, उनको फ्रीडम थी कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते थे। तो ब्रिटिश या लंदन में जो इनका रूल है काफी अच्छा है, वहां पर लोगों को फ्रीडम है, वहां पर लोगों के पास फंडामेंटल राइट है, साथ में ही वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम के लिए पार्लियामेंट है। ये सारी चीजें काफी प्रोग्रेसिव है जो ब्रिटिश लोगों ने अपने देश में बना रखी है। लेकिन इंडिया में अन ब्रिटिश रूल है। अन ब्रिटिश रूल का मतलब इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे है। इंडिया में फ्रीडम नहीं है बल्कि सप्रेस किया जाता है। इंडिया में फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि हमारे राइट को सप्रेस किया जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बेकार है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की सपोर्ट करता है, पुलिस का काम है लोगों के लिए हेल्प करना, लेकिन इंडिया में पुलिस का काम है लोगों को टॉर्चर करना। तो इसलिए ये लोग बोलते थे कि इंडिया में अन ब्रिटिश रूल है, और इस अन ब्रिटिश रूल की वजह से हम लोगों को दिक्कत होती है। वरना ब्रिटिश वाले लोग अगर जो रूल ये अपने देश में चलाते हैं इंडिया में भी चलाएं तो हमारे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। तो पहली बात ये बोलते थे। तो इसका मतलब शुरुआती स्टेज में लिबरलिज्म वाले ब्रिटिश लोगों को गलत नहीं मानते थे, बल्कि ये बोलते थे कि अगर ये रहेंगे तो हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन होगा, और मॉडर्नाइजेशन होगा तो हम लोग काफी ज्यादा डेवलप होंगे। बस ये थोड़ा इस रूल को इंडिया में इम्प्लीमेंट करें, पहला इनका ये था। और साथ में ही ये लोग ब्रिटिश लोगों पर भी भरोसा करते थे कि भाई ब्रिटिश पब्लिक बहुत अच्छी है, उन्हें अभी नहीं पता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, जिस दिन पता चलेगा वो अपने आप ही कह देंगे भाई इंडियन लोगों को फ्रीडम दे दो। तो ये सारी चीजें इनके अंदर थी। ये लोग डिमांड करते हैं असेंबली बनाने की इंडिया को, भाई असेंबली इंडिया में बना दो या डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है इनकी और सारी भी कॉलोनी थी जैसे कनाडा, तो कनाडा में इन लोगों ने डोमिनियन स्टेटस दे रखा था कनाडा के लोगों को। उसमें ये था कि जो कनाडा के लोग हैं उनके लिए असेंबली होगी, उनका पीएम भी होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन इसका जो हेड होगा वो ब्रिटिश होंगे। ये सारी चीजें थी। तो इससे क्या हुआ, कनाडा के लोगों को फ्रीडम भी थी और ब्रिटिश लोगों को भी फायदा होता था कि हेड वही थे, फॉरेन पॉलिसी डिफेंस पॉलिसी वही देखते थे। तो इन लोगों ने शुरुआती स्टेज में बोला कि भैया हमें भी डोमिनियन स्टेटस दे दो, आप लोगों को ऐसा नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब बंगाल का डिवीजन हुआ और लिबरलिज्म की पॉलिसी थोड़ी सी फेल हुई
तो उसके बाद जो दूसरा स्टेज चलता है 1905 से लेकर 1915 तक, जब तक गांधी जी इंडिया में नहीं आएंगे, सेकंड फेज चलता है। और इस सेकंड फेज में कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट वाले जो लोग हैं, लाल बाल पाल, ये ज्यादा नजर आते हैं। ये लोग पहली बार इंडिया में धरना, सत्याग्रह, मूव, पब्लिक को एक साथ मोबिलाइज करना, ये सारी चीजें चलाएंगे, जिससे ये लिबरल वाले डरते थे। ये लोग बोलते थे कि पब्लिक को साथ लाओगे, वायलेंस होगा, वायलेंस होगा तो ब्रिटिश वाले लोग थोड़े नाराज होंगे, और नाराज होंगे तो ये रिफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोग बोलते थे कि ब्रिटिश लोगों पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। आप बोल रहे हो कि भाई उन पर भरोसा करके हम लोग कुछ भी ना करें। बोले देखो इन्होंने भरोसा किया और इन लोगों ने तो बंगाल का डिवीजन कर दिया। तो इसलिए एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने इस चीज पे कभी भरोसा नहीं किया। बोले एक ही ऑप्शन है, डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्वराज। और आप लोग देखेंगे तिलक जी बोलेंगे कि स्वराज मेरी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसे मैं लेके रहूंगा। तो ये सारी चीजें जब ये बोलते हैं तो इनका मतलब था स्वराज से फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। हम लोग ब्रिटिश के अंडर नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्रिटिश लोग अच्छे हैं ही नहीं। तो इसलिए ब्रिटिश के पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें टोटल फ्रीडम चाहिए, थोड़े बहुत में काम नहीं चलेगा। तो ये एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लिबरलिज्म मूवमेंट खत्म हो गया, बस इतना ही फर्क है। शुरुआती स्टेज में जो लिबरलिज्म फेज था वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव था, और 1905 के बाद एक्सट्रीमिज्म जो है वो था। और ये जो पॉइंट चल रहा है 1885 से 1905, यहां तक आप लोगों को देखेगा लिबरलिज्म। और उसके बाद थर्ड फेज आएगा गांधी जी मूवमेंट वाला। 1915 में गांधी जी इंडिया में आएंगे। धीरे धीरे वो थोड़ा सा इंडिया घूमेंगे, जानेंगे यहाँ के कल्चर को, और फिर उसके बाद कुछ मूवमेंट लॉन्च करेंगे। फिर उनके अंडर ही बहुत सारे बड़े मूवमेंट चलेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सारे जो मूवमेंट है उन्हें एक तरीके से एक बड़ा हीरो बने गए गांधी जी, जो आगे लेके चलेंगे और लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट दोनों को साथ में लेके आएंगे। तो ये हमारे थर्ड स्टेज था। और इसके साथ ही कुछ लोग जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ये सारे लोग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी साथ साथ कर रहे थे। ये लोग यूथ थे और इनका बिलीव था कि भाई ऐसे हम कब तक करेंगे, इससे बढ़िया बंदूक उठाओ, ब्रिटिश लोगों को मारो और खत्म करो और आजादी ले लो। तो ये सारी चीजें, सबका गोल एक ही है, ब्रिटिश लोगों को हराना। लेकिन सबके मीन्स अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है। जिसको जो अच्छा लगा उस तरीके से उन्होंने लीड किया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, किसी ने नहीं। सबने अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सबका अपना इंपॉर्टेंस था। सबने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने में ज्यादा, लेकिन नॉन वायलेंस ज्यादा पब्लिक के सपोर्ट में था। उसका रीजन ये था कि नॉन वायलेंस से कम जान का खतरा नहीं था, तो उनकी फैमिली वाले लोग उनको भेज भी देते थे। इसलिए गांधी मूवमेंट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। लेकिन जिस मूवमेंट में वायलेंस होगी वहां पर फैमिली वाले एक दो बार तो आप लोगों को भेज देंगे, लेकिन उसके बाद आप लोगों को नहीं भेजा जाएगा। और जब घर में डेथ हो जाएगी किसी यूथ की, यंग पर्सन की, तो उन्हें ज्यादातर फैमिली वाले लोग नहीं भेजेंगे। तो भगत सिंह पैदा तो होंगे लेकिन पड़ोसी के घर में। हर कोई नहीं चाहेगा कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा हो, क्योंकि भगत सिंह अगर हमारे घर में होगा तो उसकी डेथ भी होगी, ऐसा कोई भी नहीं चाहता था। इसलिए रिवॉल्यूशनरी जो मूवमेंट था वो इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना होना चाहिए था। लेकिन नॉन वायलेंस मूवमेंट इंडिया में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, जिसमें बहुत सारे धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह, ये सारी चीजें हम लोग करते थे। ठीक है, तो ये आज नेशनल मूवमेंट के बारे में था। समझ आया आप लोगों को या किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई पूछना है नेशनलिज्म मूवमेंट के बारे में? नहीं पूछना तो लिखिए। हम लिख रहे थे, लास्ट हमने लिखा था आर्य समाज, आज लिखिए रामकृष्ण मिशन, इसके बारे में हम लोग लिख रहे थे, रामकृष्ण मिशन। और इसके जो फाउंडर थे वो थे स्वामी विवेकानंद, वो भी लिख लेना।
और ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 1897, डेट जो इसकी है 1897। इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1, दिस मिशन फोकस ऑन ह्यूमैनिटी, this mission focus on humanity where religion of each member where religion of each member to serve for other human being, to serve for other human being. Other human being. Point number 2, स्वामी विवेकानंद integrate spirituality in Indian national movement, in Indian national movement where freedom was important for protection of Indian people rights, protection of Indian people right. Next point, they also integrate Western and Eastern philosophy, in which we need to adopt science and technology from Western culture, and give them spirituality, for better life of
European, give them spirituality or better life of European. Better life of European. Next point. Vivekanand also published Prabodhan magazine in Bangla language. Prabodhan magazine in Bangla language. And Prabodh in British language. Prabodh in English language. दो ये लिख रहे हैं. Next point. Subhash Chandra Bose said that Swami Vivekanand was father of spiritual spirituality in Indian national movement. Father of spirituality in Indian national movement. अगला हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, थियोसॉफिकल सोसाइटी. थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश कब हुई? 1875. 1875. फाउंडिंग मेंबर, उनके नाम लिख लेना. मैडम ब्लॉटवेस्की, मैडम ब्लॉटवेस्की एंड कर्नल आल्फोर्ड. कर्नल आल्फोर्ड. मैडम ब्लॉटवेस्की, कर्नल आल्फोर्ड, ये कुछ फेमस लीडर हैं. और फाउंड कहाँ हुई? न्यूयॉर्क. ये भी लिख लेना, फाउंड हुई न्यूयॉर्क. तो न्यूयॉर्क कहाँ था? यूएसए. न्यूयॉर्क यूएसए. सेवनटीन 1775 में फाउंड हुई, न्यूयॉर्क यूएसए. अगला एक दो पॉइंट और इसके. इंडिया में इनका हेडक्वार्टर मद्रास या आरडीआर, ये लिख लेना, मद्रास या आरडीआर, आज का चेन्नई. इंडिया में कब हुआ? 1882. 1882. और सोसाइटी का मेन गोल इंटीग्रेशन. गोल के बारे में लिखो, गोल इंटीग्रेशन बिटवीन
हिंदू, बौद्ध, हिंदू, बौद्ध एंड पारसी रिलीजन, इंटीग्रेशन बिटवीन हिंदू, बौद्ध एंड पारसी रिलीजन, ये इनका गोल था। अगला 1897 में इसकी हेड जो बनी वो कौन बनी, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट का नाम काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है, एनी बेसेंट 1897 हेड बनी एनी बेसेंट, वो भी लिख लेना। और 1898 में एनी बेसेंट ने एक कॉलेज खोला, इसका नाम है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। 1899 में एक कॉलेज सेंट्रल हिंदू कॉलेज, और उसके ब्रैकेट में लिख लेना बनारस, यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ बनारस। तो ये सब थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब अगला हेडिंग डालिए आप लोग, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश कब हुआ, 1867, ये लिख लेना, एस्टेब्लिश कब हुआ, 1867। और फाउंडर कौन से इसके, आत्माराम पांडुराम, आत्माराम पांडुराम इसके फाउंडर। और आत्माराम पांडुराम को सपोर्ट किसने दिया, केशव चंद्र सेन, सपोर्ट किया केशव चंद्र सेन। और ये ब्रह्म समाज की एक ब्रांच थी, ब्रह्म समाज का एक ब्रांच, इसे हम कह सकते हैं। ब्रह्म समाज का ब्रांच। अब एक हेडिंग डालो इसमें, इंपोर्टेंट गोल, इंपोर्टेंट गोल। इंपोर्टेंट गोल क्या कहते हैं, उसके अंडर लिखो। देखिए, अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, abolition of caste system, second point promotion of women education, abolition of caste system, promotion of women education, promotion of widow remarriage, next point promotion of widow remarriage, next point increase age of marriage for both male and female, increase age of marriage for both male and female, launching campaign against untouchability, launching campaign against untouchability। तो इस मूवमेंट के बारे में था, और हमारे कुछ मुस्लिम रिलीजियस वाले वो मैं अगली क्लास में दिखा दूंगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नेहा जी, आपका स्टडी कैसा चल रहा है?